ठीक है, आई गेस आपके पास होगी होगी स्क्रीन शेयर। यस सर। सो कल हमने कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। मैंने एक कंडीशनिंग प्रोसेसेस को टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि अब हम जो है वो फर्दर ऑन जो टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे वो उससे जो है उसके लिए जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट जो है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आज का जो प्रॉब्लम होगा उसमें हम साइकोमेट्रिक चार्ट को यूज़ कर लेंगे और अगर किसी के पास वो मौजूद है ऑलरेडी तो घर पे ट्राई कर ले। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो मेरा जो इंटरएक्टिव आपको ऑनलाइन जो टूल दिया था उसके ज़रिए आप देख सकते हैं और अपना परचेज़ कर लेंगे, बुक में भी मौजूद होता है। ठीक है, तो हियर वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन, ये हमने कल कर लिया था। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो अबाउट है एयर कंडीशनिंग और कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन के मुताबिक। ठीक है, सो जो हमारे यूजुअल सिस्टम्स हैं जो हमारे एयर कंडीशनिंग के, उसमें ये प्रोसेस यूजुअली अपेयर हो रहा होता है कि आपके पास जो है वो एक एयर है जो एक कोल्ड सेक्शन से या एक कोल्ड कॉइल से पास हो रही है। ठीक है, और इस कॉइल से पास होने के बाद क्या हो रहा है कि आफ्टर जब ये कम्प्लीटली तौर पे एंड पे जाएगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें से कुछ जो लिक्विड है या मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाए। ठीक है, और उसके लिए मैंने क्या कहा था, तो उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि जो कॉइल है उसका जो टेम्परेचर है वो उसके ड्यू पॉइंट से नीचे होना चाहिए, यानी कि ड्यू पॉइंट से कम होना चाहिए जब भी आपके पास जो है वो कंडेंसेशन अकर होगी। ठीक है, तो जो टोटल प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो कम हो रहा है उसको हम कंडेंसेट की फॉर्म में जो है वो एग्जिट करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसका टोटल मॉइस्चर कम हो रहा है इसलिए इसको हम डिह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। सही है, साथ साथ हम इसका टेम्परेचर जो पॉइंट T1 का टेम्परेचर है और पॉइंट T2 का टेम्परेचर है वो इस तरह से रिलेटेड है कि T2 जो है वो T1 से लेस देन है। ठीक है, देयरफॉर से आपके पास कूलिंग भी हो रही है। ठीक है, यूजुअली हमारे पास ह्यूमिडिफिकेशन कहाँ करवाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन कहाँ करवाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे यूजुअली जो आपके पास जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर, ठीक है, वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो और वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है ना, उस पॉइंट पे क्या होगा कि अगर वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा होगी, अनडिजायरेबल होगी, तो फिर आप उसमें से उसको जो है वो कंडेंस करवा के जो है वो रिड्यूस कर देंगे उसकी क्वांटिटी को। ठीक है, और वो जो प्रोसेस है वो फिर आपका वो डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दिस नीड्स टू बी डन बिलो दी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका जो कॉइल का टेम्परेचर है वहाँ पे आपके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर है। ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो आपके पास एक कार है। ठीक है, एक कार सेक्शन है जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक जो है वो एयर कंडीशनिंग यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से जो कार से एयर आ रही है वो कूल डाउन हो रही कूल डाउन होगी और वापस आपके कार सेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो atmospheric air from the inside of an automobile enters the evaporator section of the air conditioner। ठीक है, जो यहाँ पे एयर आ रही है वो अगेन, अब मैं क्लास मैंने बता दिया था कि आपको ये चेक करना है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होनी चाहिए 20, तो वो हम उस पॉइंट पे साइकोमेट्रिक चार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है इनलेट एयर का वो हमारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारे पास गिवन है 50% ऑफ ह्यूमिडिटी है। ठीक है, the air returns to the automobile at 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 19% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जो रिटर्न एयर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो 90% है। ओके, अच्छा, द पैसेंजर डिपार्टमेंट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो इसका पैसेंजर कंपार्टमेंट है जिस जहाँ से हमारे पास एयर आ रही है उसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो 2 मीटर क्यूब का साइज है इसका। ठीक है, एंड 5 एयर चेंजेस पर मिनट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इनसाइड द टू मेंटेन द क्वालिटी इनसाइड ऑफ द ऑटोमोबाइल। ठीक है, एट डिजायर्ड कंफर्ट लेवल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो एयर यहाँ पे एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है, उसका एक रेट डिफाइन करना है कि किस रेट से वो इस कार के अंदर या इस कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के हमने क्या किया, हमने उसके लिए एक टर्म ये डिफाइन की है कि साइकिल पर चेंजेस। ठीक है, सॉरी,
चेंजेस पर नंबर जो है वो डिफाइन करना है, पर कितना दफा चेंज हो रहा है पर मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर जो एयर है वो 5 टाइम्स जो है ना इस कंपार्टमेंट के अंदर, जो कार कंपार्टमेंट है उसमें से जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो हमारे पास जो 5 चेंजेस पर मिनट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे समहाउ वॉल्यूम फ्लो रेट पता चल जाएगा कि 2 मीटर क्यूब पर चेंज हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 10 ये हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर क्यूब पर मिनट हमारे पास जो है वो एयर के वॉल्यूम फ्लो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। काइंड ऑफ वो पहले कल एक प्रॉब्लम में वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन किया था, यहाँ पे हमने जो है वो एक थोड़ा सा ट्रिक करके उसको सेंटेंस में आपको दिया हुआ, ठीक है। स्केच दी साइकोमेट्रिक डायग्राम फॉर द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो आपने इसको साइकोमेट्रिक डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक। और आगे क्या है, डिटरमिन द ड्यू पॉइंट वेट बल्ब टेम्परेचर एट द इनलेट, ठीक है। इनलेट पे हमें इसका ड्यू पॉइंट चाहिए, हमें इसका वेट बल्ब चाहिए, ठीक है। डिटरमिन द रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर रेट, इस कॉइल से जो आपके पास क्यू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्यू आउट जो होगा इस कॉइल को, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो रही है ना, ठीक है। कूलिंग होगी तो जो एयर है वो अपनी हीट ऑब्वियसली लूज करेगी, ठीक है। उस पॉइंट पे अगर हीट लॉस होगा तो हीट लॉस कहाँ जाएगा, इस कूलिंग कॉइल में या इस एवोपरेटर कॉइल में जाएगा, ठीक है। जहाँ पे रेफ्रिजरेंट होगा वो उसको अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, और जो यहाँ से वाटर कंडेंसेट के फॉर्म में आउट होगा उसका भी हमें किस मतलब उसका भी जो मास फ्लो रेट है उसको कैलकुलेट करना है किलोग्राम पर मिनट के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द टोटल क्वेश्चन जिसको हमने थोड़ा सा 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो काम होगा अब हमारा वो इस क्वेश्चन में वो ये है कि जो हमें गिवन प्रॉपर्टीज गिवन, दो प्रॉपर्टीज जो गिवन है, एक 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और सेकंड पॉइंट 10% 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसके ऊपर हमने जो है वो क्या करना है, हमने जो है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को चेक करना है, ठीक है। तो आपके पास जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, मैंने वो जो कल आपको टूल शेयर किया था, ठीक है, मैंने उस पर जो है इसको थोड़ा सा ड्रॉ किया ताकि आपको एक प्रोसेस का आइडिया दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि हमने साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करना था, साइकोमेट्रिक चार्ट पे तो मैं डायरेक्टली उस चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लिया ताकि प्रिसाइजली आपको उस चीज़ का आइडिया दिया जा सके, ठीक है ना। सो एक सेकेंड होल्ड कीजिए, सपोज नॉट हियर, यहाँ पर, ठीक है। तो आप कर ये सकते हैं कि आप दोनों पॉइंट्स जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप उसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट एग्जांपल के लिए शो कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो हमारा पहला पॉइंट था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी था उसमें, ठीक है, सही। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट भी ऐड कर लें क्या, अच्छा बेसिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर से प्रॉपर्टीज देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज देख सकता हूँ, ठीक है। मुझे ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 27 और 50% पे मुझे प्रॉपर्टीज दे दो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज सबमिट करूँगा तो यहाँ से ये सॉरी ये इनपुट चेक करना पड़ेगा मुझे, और ये इसके बाद प्रॉपर्टीज मुझे बता देगा, ठीक है। तो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसका वेट बल्ब टेम्परेचर, इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये आपका एग्जैक्ट यहाँ से पता चल रहा होगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो टेबल है उसके अंदर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके जो टेबल में ये पॉइंट है जिसपे क्रॉस हो रहा है, जहाँ पे ग्रीन आपको सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको एंथैल्पी शो करेगी, ठीक है। इसके साथ अगर मैं ये ब्लू आइट जो डॉट लाइन है, ठीक है, इस ब्लू लाइन के साथ यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा हो, ठीक है, इसके साथ साथ एक 50% पे लाइन ड्रॉ कर लूँ पैरेलल नीचे की तरफ, ठीक है। तो मुझे नीचे इसका नीचे स्पेसिफिक वैल्यू पता चल जाएगा। 50% को जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 27 डिग्री और 50% का पॉइंट जहाँ क्रॉस कर रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टली अगर मैं मूव करूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये जो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसका कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे पॉइंट होता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, एक पे मैं आपको वहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है।
वरना यहाँ पे पता ही चल रहा, ड्रॉ नहीं कर पा रहा, ठीक है। कि आपने करना क्या है, ये आपका पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस पॉइंट के पैरेलल तो आपने एक पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करेंगे ग्रीन लाइन के, ठीक है, वो आपको यहाँ पे इसकी इंथैल्पी दे देगी, ठीक है। सेकंड, आप अगर इसी लाइन के इसको मैं एक्सटेंड करूंगा हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, जिस सैचुरेशन पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। राइट पे इसको आप एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, ठीक है, तो इसको आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू पता चल जाएगी W1 की, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्रॉ करने के लिए मुझे इस लाइन को थोड़ा सा पैरेलल टू ब्लू लाइन जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास रूलर होगा, आप एक्सटेंड कर लेना। यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी स्पेसिफिक वॉल्यूम की वो मुझे पता चल जाएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो नंबर है वो पॉइंट आएंगे है, बाकी नंबर्स इतने 0.8, 0.824, 0.8, 0.82, 0.84, 0.86, 0.87, ठीक है। तो 0.86 और 0.8 के दरमियान है, ठीक है। समथिंग लाइक 0.866 होगा या 867 होगा, ठीक है। थोड़ी सी इनएक्यूरेसी होगी, लेकिन आप चाहें तो उसको एक्यूरेट वाले जो टूल है उससे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद जहाँ वेट बल्ब टेम्परेचर देखना है, ठीक है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन भी उसी में आपके पास टूल्स में मौजूद है, जो इसके पैरेलल यहाँ पर जाके ड्रॉ की आपके जो चार्ट मौजूद है उसमें यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट पैरेलल लाइन जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है उनके पैरेलल हम ड्रॉ करके जो है वो उसके ड्यू पॉइंट की, वेट बल्ब टेम्परेचर की और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसी ड्यू पॉइंट का स्केल किधर है सर? बेटा ड्यू पॉइंट का स्केल नहीं होता, ठीक है। ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ड्यू पॉइंट आपने जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सॉरी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। ड्यू पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप कूलिंग करवाते हैं, ठीक है, तो आपका वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेरी ह्यूमिडिटी है उसको मैंने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी डब्ल्यू को, ठीक है, और डब्ल्यू और पी आपस में रिलेटेड है ना, इस तरह से रिलेटेड है। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर को कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं ये इम्पोज कर रहा हूँ कि मैं डब्ल्यू भी कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक डब्ल्यू कांस्टेंट की लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट तक जाएंगे जो सैचुरेशन कर्व को कट कर रही है, ठीक है। जहां पे सैचुरेशन कर्व को कट करेगी वहां से हम नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमें रिप्रेजेंट कर देगी हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है, एक स्पेशलिटी क्या होती है ड्यू पॉइंट की, उस पर ड्राई बल्ब, ठीक है, उसका वेट बल्ब और उसका जो है वो ड्यू पॉइंट, ये तीनों उस पोजीशन पे सेम होते हैं क्योंकि सब सैचुरेशन कंडीशन में आ जाते हैं ना, ठीक है। और सैचुरेशन कंडीशन वो है जहाँ पे वेट बल्ब और ड्राई बल्ब भी बराबर हो जाते हैं और ऑब्वियसली उस पॉइंट पे ड्यू पॉइंट भी बराबर होगा, ठीक है। तो अगर वो ड्यू पॉइंट का स्केल यहाँ सॉरी अगर आपका वेट बल्ब का स्केल यहाँ चल रहा है तो आप उसको भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको सेम चीज नजर आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए जो मैं अभी टेक्निक बता रहा हूँ उसको यूज कर लो, थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे तो तुम्हें मेरी ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी जो मैं ये वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको इजीली इस चीज पे समझ में आ जाएगी, ठीक। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर का स्केल भी मौजूद होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं कोई आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये 20 डिग्री की लाइन यहाँ पे भी है और ये 20 डिग्री यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो दोनों का वेट बल्ब और जो ड्राई बल्ब पे बराबर हो जाता है सैचुरेशन के, ठीक है, ये बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, सो यहाँ से अब सबसे पहला पॉइंट था हमारा प्रॉपर्टीज का, जो सबसे मुश्किल चीज़ थी, इसको हम थोड़ा सा अगर क्लास किसी को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ दोबारा से मुझे बताना, मैं दोबारा किसी पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो पांच प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, ठीक है, इंथैल्पी, सॉरी डब्ल्यू, इंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और ड्यू पॉइंट और वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि आपने वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को बताना है कि क्या है वो, ठीक है। तो वो हमने जो है वो चार्ट से देख लिए, ठीक है। इंथैल्पी, अब देखो मैं कुछ क्वांटिटीज की हिंट दे देता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ पे काम आएगी, ठीक है। इंथैल्पी जब भी हम निकालेंगे वो हमें काम आएगी जब भी हम हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। डब्ल्यू हम जब भी निकालेंगे वो हमें काम आएगा जहाँ पे हमें कंडेंसेट का या स्टीम का मास फ्लो रेट निकालना है, वो हम वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 कहाँ काम आएगा, ठीक है, ये वहाँ पे काम आएगा जब भी हमें मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना होता है। कल की क्लास में हमने किया था ना मास फ्लो रेट कैलकुलेट,
वॉल्यूम फ्लो रेट ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये वहाँ पे काम आएगा मुझे, अगर मुझे एट द एंट्रेंस ऑफ द सेक्शन मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट पता है तो मैं उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड करवा लूंगा, मुझे मास फ्लो रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने पांचों क्वांटिटीज जो है वो पॉइंट 1 के लिए निकाल ली है, ठीक है। पॉइंट 2 पे मैं चाहूँ तो बाकी की जो तीनों चीजें हैं, व्यू पॉइंट, वेट बल्ब और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है। नीड नहीं थी तो हमने नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो एग्जिट एयर होगी उसका ड्यू पॉइंट क्या होगा या उसका जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स से और थर्मो से यह बात याद रखना कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट से लिख रहे होते हैं, हम ये नहीं लिख रहे होते कि यार ये पूरे सेक्शन जो पूरा सिस्टम है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक। तो आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेन चीज हमने थोड़ी सी देख ली है। दूसरा चीज हमें मालूम करना है कि हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कल भी मैंने समझाया था, पहले मैं एक आगे की चीज समझा दूं उसके बाद वापस मास फ्लो रेट आता हूँ, ठीक है। हीट ट्रांसफर के लिए हमने इस पूरे सेक्शन को एज अ कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो इसको जब मैं कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करूंगा तो इसी के लिए इक्वेशन जो है वो फॉर्म करूंगा। यूजुअली वहां पे हमें मास फ्लो रेट ऑफ एयर चाहिए होता है, इस पूरे सेक्शन में क्या आएगा, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं। पहले मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालने के लिए हमने क्या किया कि सिंपली वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट को जो हमारे पास गिवन था, जैसे मैंने बताया था कि वो 2 मीटर क्यूब है और पर चेंज 2 मीटर क्यूब चाहिए आपको, प्लस उसको मल्टीप्लाई किया है कि 1 मिनट के अंदर हमें कितनी चेंजेस करवानी, तो वो हो जाएगा 10 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगी, ठीक है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम मुझे गिवन होगा साइकोमेट्रिक चार्ट से, ठीक है, उसका मैं हमेशा बता चुका हूँ वो क्या होगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ ड्राई है, ठीक है ना। तो आप ये बात मुझे कुछ बोल सकते थे कि सर आपने जो ये मास फ्लो रेट लिखा है वो मिक्सर का तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर निकाल रहे हैं तो जो हमारे पास मास फ्लो रेट आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है, वो जो मास फ्लो रेट होगा वो हमारे ड्राई एयर का मास फ्लो रेट होगा 11.55 किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। इन दोनों को हमने जो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से निकाला था उसको वॉल्यूम फ्लो रेट से डिवाइड करवा के हमने उसका जो है वो मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और वॉल्यूम फ्लो रेट हमने इसका फॉर्मूला से देख लिया कि एक दफ़ा उस कंपार्टमेंट में 2 मीटर क्यूब चाहिए थी, ठीक है। हमने क्योंकि 5 दफ़ा उसको 1 मिनट के अंदर साइकिल करवाना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए 10 मीटर क्यूब पर मिनट जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए, ठीक है। सो अब आते हैं मास फ्लो रेट ऑफ वेपर के लिए, ठीक है। वेपर क्योंकि कंडेंस हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि जब कंडेंसेशन अकर हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मॉइस्चर जो है वो 0.1 पे, यहाँ पे जो वेपर का जो मास है वो 0.1 के ऊपर डिफरेंट होगा और वेपर का मास 0.2 के ऊपर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। कंडेंसेशन अकर हो रही है तो दोनों का 0.1 और 2 के ऊपर कुछ अलग होगा मास फ्लो, ठीक है। तो 0.1 के ऊपर क्या है वो निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमें क्योंकि अब ड्राई एयर का मास पता चल गया है, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी डब्ल्यू की विच इज मास फ्लो रेट ऑफ वेपर ओवर मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है, इसको हमने 0.1 के लिए निकालना है तो ये मास फ्लो रेट ऑफ वेपर सिंपली मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा W1 से, यानी कि उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से, ठीक है। तो क्योंकि एयर जो है वो ड्राई एयर का मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ड्राई एयर का मास फ्लो रेट जो है वो MA1 MA2, ठीक है, वो MA के बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो वो सिंपल के साथ मल्टीप्लाई होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के साथ और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा 0.1288 किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। इसी तरीके से जो MV2 है, ठीक है, MV2 के लिए हम जो है वो यही चीज रिपीट करेंगे। नाउ वी टेक दिस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो हमारे पास 0.2 के ऊपर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उसको हमने यूज करेंगे, ठीक, क्योंकि अब वो कंडेंसेट होने के बाद कम हो गई उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कंडेंसेशन होने के बाद ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसकी कम हो गई, ठीक है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट जो हमारे पास आ गया वो 0.0723 आ गया, ठीक है। आप लोगों को ये चीज अब थोड़ा सा क्लियर हो रही होगी कि भाई मॉइस्चर यहाँ से कुछ मॉइस्चर ऐड हुआ, जाते हुए कुछ रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कहाँ जा रहा होगा, रिमेनिंग ऑब्वियसली यहाँ पे कंडेंसेट में जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं वाटर के लिए अगर मैं जो है वो मास फ्लो रेट की इक्वेशन राइट करूं, ठीक है, तो वाटर
वाटर के लिए क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मास इन इक्वल्स टू समीशन ऑफ मास आउट, ठीक है। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर जो इन हो रहा है, ठीक है, वो mv1, ठीक, वेपर की फॉर्म में यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है। एग्जिट पे क्या है, इनलेट पे एक स्ट्रीम है, एग्जिट पे 2 स्ट्रीम्स हैं, एक वेपर की फॉर्म में यहाँ पे mv2 और एक जो है वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में यहाँ पे एम वाटर कह सकता हूँ या मैं एम एफ कह सकता हूँ उसको, ठीक है। तो अगर मुझे एम वाटर पता करना है कि कितना है, तो वो सिंपल क्या करूँगा, mv2 माइनस mv1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास दोनों मास फ्लो रेट ऑफ वेपर मौजूद हैं, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूँ, तो मुझे जो कंडेंसेट एग्जिट पे आउट हो रहा है उसका मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। और ये आपका एक रिक्वायरमेंट थी, अगर आप लोगों को याद हो क्वेश्चन के अंदर की एक चीज़ हमें ये भी मालूम करनी थी, ठीक है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने ये कहा था, डिटरमिन द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो किस रेट से वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लास्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमें इसका हीट ट्रांसफर निकालना होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस कंट्रोल वॉल्यूम पे अपनी जो है वो बेसिक इक्वेशन राइट करनी है, जो हम एनर्जी बैलेंस की राइट करते हैं, ठीक है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम के लिए अगर मैं एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन राइट करूंगा, ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि आपके पास क्या यहाँ पे क्यू इन है, ठीक है, क्यू इन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ पे वर्क इन और वर्क आउट है, दोनों नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मौजूद है पिछले वाली क्लास से, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू जो है वो आउट हो रहा है, ठीक है, इसके थ्रू थ्रू दी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो क्यू आउट मौजूद है, तो हम जब इक्वेशन राइट करेंगे ड्राई एयर के लिए, ठीक है, सॉरी एटमॉस्फेरिक एयर के लिए जो इक्वेशन राइट करेंगे इस कंट्रोल वॉल्यूम में, ठीक है, जो मैंने डार्क रेड जो है वो इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इस कंट्रोल वॉल्यूम में हम इक्वेशन राइट करते हैं एनर्जी बैलेंस की, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी यहाँ पे आपके पास सिंपल एंथैल्पी ऑफ इनलेट स्ट्रीम्स, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे एंथैल्पीज ऑफ द आउटलेट स्ट्रीम्स, मास फ्लो रेट आउट एच आउट, ठीक है, और साथ साथ क्या आउट हो रही है, क्यू आउट हो रहा है, ठीक है, तो क्यू आउट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा m1 h m(a)h1, ठीक है, यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ द ड्राई एयर टाइम्स एंथैल्पी, ठीक है। ये आप बेसिक इक्वेशन को देख सकते हैं, जो एंथैल्पी की इक्वेशन थी वहाँ पे भी पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर निकालते हैं हम, तो हमें टोटल अगर एंथैल्पी निकालनी होगी तो हम उसके मास फ्लो रेट और ऑफ एयर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सिंपली ये ऐड हो जाएगी ma2, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ द एग्जिट, और इसके साथ क्यू आउट आ जाएगा, सही है। सॉरी मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ यहाँ पे, इसमें कंडेंसेट वाटर भी आएगा, ये भी एग्जिट पे आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने मुझे याद नहीं लाया, ठीक है, एक एग्जिट पे ये भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म और भी आ जाएगी विच इज मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर, जो एग्जिट पे यहाँ पे कंडेंसेट की फॉर्म में जा रहा है, और उसकी एंथैल्पी HF2, ठीक है, जो टेम्परेचर हमें गिवन है, दोनों 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो HF2 हमारे पास एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड वाटर जो एग्जिट हो रही है, ठीक है, तो वो भी इस इक्वेशन में ऐड होगी W के साथ HF, ठीक है। वाटर का जो मास फ्लो रेट है यानी कंडेंसेट का जो मास फ्लो रेट है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो वो अब हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। MA यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर हमें पता चल चुका है। एंथैल्पीज दोनों पॉइंट्स पे हम साइकोमेट्रिक चार्ट से निकाल चुके हैं, ठीक है। जो अननोन रह गया वो हमारे पास क्यू आउट रह गया, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वाटर को यानी कि कंडेंसेट की एंथैल्पी निकालने के लिए हम जो है वो डायरेक्ट टेबल A4 यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सैचुरेशन प्रॉपर्टीज एट ड्राइवर टेम्परेचर यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको निकाल लेंगे हम, और अब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन वही है जो मैंने यहाँ पे ऊपर बनाई है, ठीक है। कि आपको इस तमाम टर्म्स मैंने समझा दी, कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये आपकी कंडेंसेट के लिए, ठीक है। ये आपकी एयर है जो एग्जिट के ऊपर है, ये आपकी एयर जो है वो इनलेट के ऊपर है, और ये वो क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी कॉइल से आउट हो रही है, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स इस तरह से हम जो है वो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्यू आउट को पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया ताकि हम उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। बाकी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पे रखा है, सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, ठीक है। अच्छा मैंने क्योंकि रिजल्ट मुझे चाहिए था किलोवाट्स के अंदर, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो मुझे किलोवाट्स के अंदर चाहिए।
जो मास फ्लो रेट हमने पहले कैलकुलेट किया है वो किलोग्राम पर मिनट में किया हुआ है, ठीक है। तो किलोग्राम पर मिनट, और इसके साथ अगर मैं जो हमारी इंथैल्पीज आ रही थी वो आ रही थी किलो जूल्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो यहाँ पे पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर ये मौजूद है, ये पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर मौजूद है, ठीक है। इसको मुझे कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा कि जो रिजल्ट सॉरी जो किलोग्राम में कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा वो किलो जूल्स पर मिनट में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हमें किलोवाट्स में एनर्जी चाहिए तो मैंने इसलिए इसको 1/60 से डिवाइड करवाया है, ताकि इसको हम कंप्लीटली तौर पे किलो जूल्स पर सेकेंड्स में लेके आ जाएं, इक्वेशन को हमारे पास रिजल्ट जो आ जाए वो किलोवाट्स में आ जाए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आज के लिए शायद हम अभी फर्दर कर नहीं पाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अब थोड़ा सा आपका दिमाग लगाते हैं, ठीक है, वो क्या है, अगर आप प्रोसेस देखो, प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस अचीव हो रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालूं तो कितना होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ठीक है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो हम कूलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, कूलिंग हम 15 से भी नीचे करवा रहे हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहे हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हमारी जो कूलिंग हो रही है वो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से लेस हो रही है, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है उससे लेस पे हम कूलिंग करवा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप नोटिस करो कि हमने सेचुरेशन को अचीव नहीं किया यहाँ पे, मतलब जो हमारा कर्व है वो सेचुरेशन कर्व को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने एक और चीज नोट की हो आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो फाइनल एयर एग्जिट हो रही है, ठीक है, उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 90% है, 100% नहीं है, मतलब सेचुरेटेड एयर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कहा है कि भाई हमने कूलिंग करवाई, ठीक है, उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे चले गए, लेकिन एग्जिट पे सैचुरेशन कंडीशन क्यों नहीं अचीव हो रही, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। उसका रीजन है, उसका रीजन हमारे पास जिसका नाम है बाईपास फैक्टर, ठीक है। अब ये बाईपास फैक्टर क्या होता है, ठीक है। बाईपास फैक्टर ये होता है कि आपके पास एक कूलिंग कॉइल मौजूद है, ठीक है, इस तरह का कूलिंग कॉइल मौजूद है। जब भी आप एयर इसके पास से फ्लो करवाओगे, ठीक है ना, इसके ऊपर से जब भी एयर फ्लो करवाओगे तो जरूरी नहीं है कि जितनी एयर आपने फ्लो करवाई है वो सबके साथ इसके साथ परफेक्ट कांटेक्ट में आए और वो अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर ले जो कॉइल का टेम्परेचर हो, ठीक है। जो कॉइल का टेम्परेचर क्या होगा उसके ड्यू पॉइंट से तक होगा या ड्यू पॉइंट से नीचे होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तमाम एयर जो है, ठीक है, वो उस कॉइल टेम्परेचर को अचीव कर ले, ठीक है। हो सकता है कुछ एयर जो है वो कॉइल टेम्परेचर को अचीव कर रही हो, कुछ जो है वो कॉइल टेम्परेचर को अचीव ना कर पा रही हो, ठीक है। तो उस सरफेस टेम्परेचर को अगर हमने अचीव करना है, सबकी सब अगर वो एयर जो है वो सरफेस टेम्परेचर अचीव कर ले तो एंड में जो हमारे पास एयर आएगी वो क्या होनी चाहिए, 100% सैचुरेटेड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कुछ सर्टेन पोर्शन उसका कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो एंड में एयर हमारे पास एग्जिट होगी, ठीक है, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मिक्सचर होगी, ठीक है। यानी कि जो 100% जिसकी सैचुरेशन अचीव हो गई, जो इसके साथ परफेक्ट कांटेक्ट में आ गई थी, और वो एयर जिसके साथ परफेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई थी वो अनसैचुरेटेड रही, उसकी कंडेंसेशन नहीं हुई, ठीक है। तो एंड में क्या होगा, ये दोनों आपस में, लेट सपोज इसका 80 था, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो, और एग्जिट एयर जो हमारी निकलेगी वो 90% पे निकलेगी, ठीक है। ये रीजन था जो हमारा पास पीछे जो क्वेश्चन में आपके पास 90% पे एयर एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं जल्दी से, ठीक है। The inability of a coil to cool or heat the air to its temperature is indicated by factor called bypass factor, ठीक है। कॉइल की इनेबिलिटी कि वो हीट को कंप्लीटली तौर पे कूल कर सके या हीट कर सके, ठीक है, टोटल एयर को, ठीक है, वो हमारे पास जो फैक्टर कहलाता है वो बाईपास फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो जितनी एयर रह जाएगी कि वो कंप्लीटली तौर पे सैचुरेट नहीं हो पाई, ठीक है, या कंप्लीटली तौर पे कॉइल के टेम्परेचर पे नहीं आ पाई, ठीक है, वो हमारे पास बाईपास एयर होगी, ठीक है। और इट कैन बी डिफाइंड एज ratio which is affected by the ratio of air which is unaffected by the coil to the total quantity of the air, ठीक है। जितनी भी टोटल क्वांटिटी यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, वो उसका वो पोर्शन जो इस कॉइल के साथ परफेक्टली उसके टेम्परेचर पे जीरो पे नहीं आया, ठीक है, उसको हम बाईपास एयर कहेंगे। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या है
इसका निकालने का तरीका थोड़ा सा आसान है, ठीक है। हमने बाईपास एयर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी कितनी है, एक्स को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये प्रोसेस ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, ये वो पॉइंट 1 है जहां से हमने एयर को, अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेशन पे लाना है, ठीक है। तो ये टोटल एयर है जो इस पॉइंट पे आपके पास सैचुरेशन पे आ चुकी है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। जबकि जो चीज सैचुरेशन में कंप्लीटली तौर पे नहीं आएगी, ठीक है, इस सबकी सब एयर ड्राइव हो रही थी पॉइंट एच की तरफ। एच जो है उसका सैचुरेशन या कॉइल का टेम्परेचर है, ठीक है। जो कॉइल का टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो जो कॉइल का टेम्परेचर है, अगर हम उसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करके पॉइंट 1 और 2 को, ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ एयर जो है वो सैचुरेशन में आ रही है, ठीक है, जबकि बाकी एयर जो है वो अनसैचुरेटेड है। तो जो सैचुरेशन वाली एयर है और जो अनसैचुरेशन वाली एयर वो आपस में मिक्स हो जाएगी और आपके पास जो फाइनल एयर आएगी एट द एग्जिट, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर और प्रेशर, सॉरी, उसका जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, वो चेंज होगी, ठीक है। तो अब मैं सिंपल इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स की वैल्यू अब निकालने के लिए ये हमारे पास बाईपास फैक्टर है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो सिंपल स्लोप्स को यूज कर लिया, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा T2 माइनस टी एस, ठीक है। तो ये हमारे पास T2 माइनस टी एस आ गया, ठीक है। जो ये डिस्टेंस है एक्स इसका, ठीक है, ये आपके पास T1 माइनस टी एस है, यानी कि वो पोर्शन जहाँ पे आपके पास एयर कंप्लीटली तौर पे उसका कॉन्टेक्ट में आई है और उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो चुका है, सैचुरेशन पे आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसका बाईपास फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग रह गया आपके पास, क्या हम इसको ऑर्डिनेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम ऑर्डिनेट्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी चीज को हम जो है उसकी इंथैल्पीज के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस मतलब मैंने जो बुक्स से हम डेफिनेशन नजर आती हैं, ठीक है, उसमें ये तीनों चीजें गिवन होती हैं। आप सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द कॉइल के साथ भी अगर इसको करेक्ट कर लो तो काफी है, ठीक है। टी एस जो हमारा टेम्परेचर ऑफ द कॉइल है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इस लाइन को, ठीक है, जो हमारे प्रोसेस की लाइन थी, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने साइकोमेट्रिक चार्ट पे यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। इसको मैं साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट पे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास दो पॉइंट्स आएंगे, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा वो x बन जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है वो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाली जो एयर है वो बाईपास एयर है और ये वाली जो एयर है जिसने कंप्लीट तौर पे इसको कांटेक्ट में आके अपनी एयर को सिचुएशन को, सॉरी, अपनी कंडीशन को चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो साइकोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है, उस पर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की जो लाइन है उसको इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा और सैचुरेशन कर्व को जो है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वो वैल्यू में चेक कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही थी वो समथिंग 5.2 डिग्रीज आ रही हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे अपने चैनल के अंदर, ठीक है। तो 10 डिग्री जो है हमारा एग्जिट का टेम्परेचर था, T1 जो है हमारा इनलेट का टेम्परेचर था, जबकि S जो है हमारा कॉइल टेम्परेचर या हमारा जो है वो सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो आपके पास नंबर आ रहा है वो 22% आ रहा है, ठीक है। तो 22% ऐसी एयर है, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में आपके पास, ठीक है, 22% एयर ऐसी होगी जो यहाँ पे इस कॉइल के साथ परफेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही है, अनकॉन्टेक्ट में रह रही है, ठीक है। तो वो जो है वो सैचुरेशन कंडीशन में नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो 78% एयर होगी, ठीक है, वो 78% एयर के साथ कंप्लीट कांटेक्ट में आ जाएगी, ठीक है, और वो अपनी कंडीशन सैचुरेशन के पॉइंट पे अचीव कर लेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक थी इस प्रॉब्लम में, अगर समझ में आएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन जहन में हमेशा यही आता है कि सर यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 90% है, तो फिर कंडेंसेशन कैसे हो रही है, ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन तो हमने ये कहा है ना 100% पे होती है, ठीक है। तो फिर बीच में क्या स्टेट सैचुरेशन पॉइंट पे कहीं जा रही है, यस, कुछ एयर की जो है कंडेंसेशन, कुछ एयर की सैचुरेशन पे जा रही है, कुछ एयर की सैचुरेशन पे नहीं जा रही है। जो हमारे पास एयर जिसकी सैचुरेशन पे नहीं जा रही है वो हमारे पास एयर। चलिए जी, थैंक यू, आज की क्लास इतनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक और प्रॉब्लम करवा दूंगा, ठीक है, और ह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग का भी करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था सर, हाँ जी, लास्ट में जो आपने ग्राफ के अंदर
हाँ वो जो लाइन एक्सटेंड की थी तो वो आपने किस एंगल पे की थी? मतलब यहाँ पर तो कोई ना, आपने किसी को पैरेलल भी नहीं की थी मैं बता लाइन रहा हूँ, एक्सटेंड, कैसे बता रहे मैं बता रहा हूँ। देखो जो हम लाइन यूज करेंगे, ठीक है, वो बेसिकली उसी एंगल को यूज करेंगे जो ऑलरेडी आपका स्लोप मौजूद है, ठीक है, इस प्रोसेस का, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा 50% 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ये वाला जो पॉइंट था, ठीक है, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% पे था, ठीक है। जबकि ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, पॉइंट टू जो था वो हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसकी ह्यूमिडिटी थी 90%, ठीक है। तो 90% और 1 के दरमियान जो अब ये जो लाइन बन रही है ना, इसी को मैं स्केल रखूंगा, ठीक है, और देखूंगा ये यहाँ पे कहाँ क्रॉस कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट को लूंगा, ठीक है। मतलब जो जो प्रोसेस की अपनी लाइन है उसी को एक्सटेंड करना है, ठीक है, क्योंकि जो ओके प्रोसेस सर। जो जो सरफेस का टेम्परेचर या कॉइल का टेम्परेचर होगा वही डिक्टेट कर रहा होगा कि आपका प्रोसेस भी उसी उसका स्लोप डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रोसेस की लाइन का हमें पता चल गया, ये दोनों पॉइंट मुझे पता है, तो फिर मैं ये कॉइल टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। असल में ये बाईपास फैक्टर इसलिए समझाना जरूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अपेयर होता है जहन में, क्योंकि अगर आपके पास कंडेंसेशन भी हो रही है और एग्जिट पे जो स्ट्रीम एयर जा रही है वो भी 100% नहीं है, तो फिर ये क्या, मतलब ये तो कंपेरेटिव तौर पे इलॉजिकल चीज बन लग रही है ना, कि कंडेंसेशन भी हो रही है और फाइनल ईयर 90% पे जा रही है, तो हो क्या रहा है, ठीक है। तो हो यही रहा है कि फिर वहाँ पे आपके पास क्योंकि इनफ टाइम नहीं मिल पा रहा है एयर को इस कॉइल के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, ठीक है। तो क्या हो पा रहा है कि कुछ एयर जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में आके कंडेंसेट होती है, वो तो नीचे चले जाता है वाटर, और कुछ एयर ऐसी होती है जो कंडेंसेशन नहीं हो पाती। एट द एंड वो दोनों एयर आपस में मिक्स होती हैं और जो फाइनल एयर आपको बनती है उसमें 100% सेचुरेशन वाली एयर है, और कुछ एयर ऐसी है जिसकी 100% सेचुरेशन नहीं है, लेट सपोज 80% सेचुरेशन है, ठीक है, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। जब ये आपस में दोनों मिलती हैं तो एग्जिट एयर जो बनती है वो 90% की बनेगी, ठीक है। तो इस ओके ओके एग्जाम्पल के सर, बता ये रहा सब हूँ। समझ में आ गया। बस आप कोई रियल लाइफ की एग्जांपल बता दें कि इसमें ये यूज होता हो जल्दी से, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई है अभी। रियल लाइफ के दूसरे एग्जांपल आपके पास जो आपके सिंपल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, उसमें 100% कूलिंग पे जा रहे होते हैं, लेकिन अगर अगेन मैं वो बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपका कॉइल इनफ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक और ओ, प्रॉब्लम करवाऊंगा, फिर वहाँ पे हम देख लेंगे कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी तो क्या उसका सेंस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे काम करेंगे नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।